सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन का धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे क्षेत्र की, गांव की, शहर की समस्या को समझते हुए उन्होंने ये प्रोग्राम रखा और इस प्रोग्राम के जरिए जो पूरे भारतवर्ष में सोशल मीडिया के थ्रू बात जाएगी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। दादरी विधानसभा में आने पर बहुत बहुत बधाई उनकी सारी टीम को हमारी तरफ से। आज का जो मुद्दा है वो 3 सब्जेक्टों पर रखा है, कृषि पे किसानों के लिए, और शिक्षा का और स्वास्थ्य का। मैं पहले यहाँ पे शिक्षा का के विषय में कहना चाहता हूँ। शिक्षा की स्थिति मैं आपको बता दूं, दादरी विधानसभा से यहाँ पे मेरे बहुत सीनियर सपा के नेता भी बैठे हैं, फकीरचंद नागर जी, और भी बहुत दादरी विधानसभा से बैठे हुए लोग हैं, इनको सबको पता होगा। लगभग 32 साल के लगभग हम कांग्रेस उत्तर प्रदेश सत्ता में नहीं है। कोई एक ऐसा स्कूल बताएं जब से तीनों पार्टियां राज कर रही हैं, उसमें बसपा, बीजेपी और सपा सभी पार्टियां शामिल हैं, आज तक कोई इन्होंने सरकारी स्कूल बनाया हो, आज तक इन्होंने कोई विश्वविद्यालय बनाया हो सरकारी, किसानों की जमीन छीन के औद्योगिक एजुकेशन हब बनाने का काम करा है, जिसमें गरीब तबके का बच्चा वहन नहीं कर सकता और ना ही जा सकता। हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे हैं, किसान परिवार से हैं, हमको पता है गरीब लोगों की समस्या क्या होती है, शिक्षा माँ बाप कैसे पढ़ाता है अपने बच्चों को। और शिक्षा का, यदि हमारा शिक्षा का सुधार, सरकारी स्कूलों का सुधार किया जाए, उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। आज वहाँ पर टीचर आते हैं, खर्चा के नाम पे तनख्वाह ले जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती है सरकार। बद से बदतर हालत हो गई है और उनकी स्थिति जर्जर हो गई है। माँ बाप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना नहीं चाहता, सरकारों ने कभी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये बहुत चिंता की विषय है। जो सरकारें दावा ठोकती है हमने ये करा, वो करा, ये करा, वो करा, ये सब बेकार की बातें हैं और जनता के लिए कोई काम नहीं किया। जो भी काम किया है, जो सरकारी स्कूल है, संस्थाएं जो बनी है, जिसमें आजकल हम भी पढ़े हैं और फकीरचंद नागर जी शायद उन स्कूलों से पढ़ गए होंगे, आज तक ऐसा कोई स्कूल सरकारी नहीं बना है जो कम पैसे में बच्चों को पढ़ाई मिल सके। ये भी कांग्रेस के ज़माने से ही बने हुए हैं और उनकी स्थिति भी इन सरकारों ने बस से बदतर कर दी है। एजुकेशन की समस्या तो यहाँ पे ये है। दूसरा मैं आता हूँ शिक्षा से हटके स्वास्थ्य की तरफ। स्वास्थ्य में जो है यहाँ पे जमीन अधिग्रहण करके यहाँ पे भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, 5 स्टार होटल जैसे बना दिए हैं। क्या गरीब आदमी उनमें इलाज करा सकता है? वही पुरानी चिकित्सा जो हॉस्पिटल थी, छोटी मोटी दादरी में थी या इधर उधर थी, वही सिर्फ यहाँ पे कांग्रेस के ज़माने में आई थी। उसके बाद कोई नई व्यवस्था नहीं बनाई गई, उनकी भी स्थिति खराब है। सरकारें जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, जो प्राधिकरण के तहत आते हैं, उनके कर्मचारियों को आज तक 6वां और 7वां वेतन आयोग जो नहीं मिला है, जो उनको भत्ता मिलना चाहिए था, वो भी अधूरा है। वो लोग काम कैसे करेंगे? उनकी भी एक बहुत बड़ी संख्या है पूरे उत्तर प्रदेश में। किसी भी सरकार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। चिकित्सा के नाम पर प्राइवेट हॉस्पिटलों को बसाया जा रहा है और बीजेपी से तो मैं साथ ये उम्मीद नहीं कर सकता, जैसे ये एयरपोर्ट के लिए कह रहे थे कि एयरपोर्ट आया, बहुत बड़ा काम करा है, तो क्योंकि इनके सांसद की यहाँ 3 हॉस्पिटलें चलती हैं, एयरपोर्ट तो ले आए और एयरपोर्ट में भी हमारी देश की किरकिरी इस तरीके से कराई है कि उन्होंने चाइना का एयरपोर्ट का नक्शा अखबार में छाप दिया, जिससे पूरे भारत की किरकिरी हो रही है। एयरपोर्ट का हम यहाँ पर जो बना है उसका लिए हम धन्यवाद अदा करते हैं, परंतु नक्शा चीन का लगाने की क्या जरूरत थी? पूरे देश, पूरे विश्व में हमारे देश की आज किरकिरी हो रही है। ये लोग कहते हैं हमने बहुत विकास किया है। मुझे बताइए
जितनी सड़कें बनाई हैं, गरीब आदमी क्या 100 रुपये दे के उस सड़क पर चल सकता है? कोई फ्री मुझे जितने भाई यहाँ बैठे हैं, कोई बता दे फ्री सड़क कोई हो तो यहाँ पे बिना पैसे के जिसमें हम चल सकें। 100 रुपये चाहिए, नहीं है किसी के पास 100 रुपये, कैसे निकलेगा वहाँ स्कूटी मोटरसाइकिल लेके? ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत सुधार की आवश्यकता है दादरी विधानसभा में। रोजगार की बहुत समस्या है। यदि शिक्षा सुधरेगी, मैं आपको बता दूं, शिक्षा सुधरेगी तो हमारा देश की राजनीति भी सुधरेगी। विदेशों में क्या है, उसमें भी ये कहा जाता है ग्रेजुएशन आदमी ही चुनाव लड़ सकता है, उससे नीचे नहीं। यहाँ तो ये है, हिंदुस्तान में ये सब चीज़ लागू नहीं है। जब ग्रेजुएट आदमी राजनीति में जाएगा तो हमारी राजनीति भी सुधरेगी, शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। यहाँ पे ये सब चीज़ें की समस्या है। अब स्वास्थ्य के बाद मैं आता हूँ कृषि पे। कृषि प्रधान हमारा देश है। अभी कोरोना में देखा होगा क्या स्थिति रही है। किसान ही एक ऐसी हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी है जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को बचा के रखा। नहीं तो यदि कृषि प्रधान देश नहीं होता, किसान इतनी मेहनत नहीं करता, हम लोगों को खाने के जो हम प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं कि हम फ्री में दे रहे हैं, फ्री कुछ नहीं होता है। फ्री कहने के लिए होता है 2-4 महीने के लिए सब पैसे लिए जाते हैं। इधर फ्री कर दो, उधर तेल के पैसे बढ़ा दो, उधर क्या कहते हैं टैक्स बढ़ा दो अन्य चीज़ों पर। ये बीजेपी सरकार एक धोखा देती है चुनाव के समय में भी। अभी कोई सब चीज़ों को सस्ता करेगी, दूसरी चीज़ों पर महंगा टैक्स करके बढ़ा देगी, लोगों को पता न चले। बड़ी चालाकी से काम करते हैं, ये बुद्धि का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों को बचना चाहिए और गाँव गाँव में जाके इसका प्रचार करना चाहिए। ये जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते। कभी कहते हैं 2022 तक किसानों की आय पूरी कर देंगे, दोगुनी कर देंगे। क्या बताइए, किसी किसान की आय, या किसान नेता भी बैठे हैं, किसी की आय दोगुनी हुई हो? ये कहते हैं डायरेक्ट पैसा कर देंगे, डायरेक्ट सब्सिडी का डायरेक्ट पैसे भेजेंगे। मेरी माताएं बहनें बहुत सी मिलती हैं, वो देखती हैं अपनी पासबुक को लेकर घूमती हैं, भैया आजकल तो हमारे गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं आ रही है 1-1.5 साल से। 1-2 महीने लुक्का लुभावना दिया, उनके खाते में पैसा पहुंचा दिया और उसके बाद सब्सिडी खत्म। गैस सिलेंडर की सब्सिडी को खा गए। तेल जो प्रति बैरल इतना डॉलर जो सस्ता हो गया है, कांग्रेस के ज़माने में बहुत महंगा था जब भी हम सस्ता दे रहे थे, जबकि आज सस्ता है। यही एक ऐसी सरकार है जो डीजल के नाम पे 24,000 करोड़ रुपए, 24,000 लाख करोड़ रुपए इन्होंने तेल के नाम पे कमाया है। ये फिर बात करते हैं, डाल देते हैं किस पे, कांग्रेस पे। इन्होंने कहा ऑयल बॉन्ड जारी, कांग्रेस ने ऑयल बॉन्ड दिए थे। अरे तो भैया वो कितने के थे? 1,75,00,000 करोड़ के थे। उसमें से तुमने 75 लाख करोड़ पैसा चुकाया, बाकी पैसा कहाँ गया? देश जानना चाहता है, जनता जानना चाहती है। क्यों गुमराह करते हो? सही बात बोलो जनता के सामने। आप सत्ता चलाने में नाकाम है। आप पे जो जनता की जो महंगाई आ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। महंगाई किस कारण से बढ़ रही है? महंगाई जो कृषि ये खाद्य पदार्थ कानून जो था, खाद्यान्न पदार्थ जो कानून था, जो पूर्व में बना हुआ था 2015 में, वो ख़त्म कर दिया। उसमें स्टॉक का जो है, इन्होंने कहा कि स्टॉक बढ़ा लीजिए जो खरीदार हैं, तो उन्होंने स्टॉक बढ़ा लिया। अब देखो टमाटर 100 रुपये किलो, उन्होंने स्टॉक पहले जब फसल आई थी जब स्टॉक कर लिया, अब ये आस्ते आस्ते निकाल रहे हैं। अब इनकी मर्जी है, अब 200 में बेचें या 400 में बेचें। और किसान कैसे लुटता है? यहाँ से खरीदारी कर ली किसानों से। किसान आज MSP की क्यों मांग कर रहा है कानून की? वो इसलिए कर रहा है, बीजेपी के एजेंट चारों तरफ घूम रहे थे, अन्य पार्टियों के एजेंट चारों तरफ घूम रहे थे, किसानों से 200 रुपये 300 रुपये सस्ता अनाज खरीदा। और इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, किस मंडी में उसको बेचा जाए। यानी मैंने 10 ट्रक का गेहूँ यदि या धान किसानों से खरीदा है और वो वहाँ ले जाकर उन मंडियों में बेच देते हैं, जिनको कहते हैं, बीजेपी वाले दावा करते हैं और हमने मंडियों में इतनी खरीद की। वो किसानों से डायरेक्ट खरीद नहीं की इन्होंने इनके एजेंट ही वहाँ ले जाकर बेचते हैं, उससे मुनाफा कमाते हैं, लोगों की जेब काटते हैं। और किसानों को कहते हैं हम आपको MSP कानून नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? कोई व्यापारी अपना बिजनेस शुरू करता है, वो भी पहले कीमत तय करता है। मैंने कोई पेन बनाया है, मेरा खर्चा सारा चीज़ मिलाकर 2 रुपये आ रहा है, तो 5 रुपये में बेचेगा। किसान को क्यों? किसान के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। उन अमीरों का, कुछ चंद अमीरों का पैसा जनधन के खाते के द्वारा आपने पैसा इकट्ठा करके
उनका कर्जा माफ कर दिया 10,000 करोड़ रुपए, उसके लिए पैसा है, इस किसान के लिए पैसा नहीं है। ये कितनी बड़ी हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो हमको अन्न खिलाता है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभालता है, उसके लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये उन अमीरों के लिए पैसा है जिनका 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया, जो यहाँ से भाग गए। उनको आज तक पकड़ के नहीं ले गए। जब सरकार मोदी जी आए थे, दाऊद को गिरफ्तार करेंगे, फलाना को गिरफ्तार करेंगे, अब पकड़ के लाए, आज तक इन पे कोई एक आदमी आया नहीं। सब झूठे वादे करते हैं। 15 लाख किसको मिल गए बताइए? जनधन खाता योजना जो है, अब किस जो से गरीबों से 500 रुपये जमा करा दिए, वो बेचारे इस चक्कर में आ गए, अब भाई 15 लाख रुपए मिलेंगे। बाद में जुमला घोषित कर दिया। 500 रुपये जमा करा दिए, उनका 10,000 करोड़ रुपये बैंक चार्ज में काट लिया। बताइए भाई कहाँ गया पैसा? वो उसी पैसे से उनको लोन दे दिया अमीरों को। तो सारा पैसा चारों तरफ इनके जितने भी देखा जाए, जितना इन्होंने मैनिफेस्टो में घोषणा करा है, अब भी झूठ बोल रहे हैं। हमने मंदिर बना दिया। अरे तुमने एक एप्लीकेशन आज तक मुझे बता दो कभी कोर्ट में लगाई हो? आप पार्टी नहीं रही, बीजेपी कभी वहाँ पार्टी नहीं रही। एक एप्लीकेशन कोर्ट में तक में नहीं दी, वो कोर्ट का आदेश था, उससे मंदिर बन रहा है। पर जनता के बीच में जाकर आज भी ये लोग झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं मंदिर हम बना रहे हैं। अरे ठीक है, वो चंदा से बन रहा है, जो पहला चंदा वो उसी बता दो। जितने लोग बैठे हैं और हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, फकीर चंद जी, आप उस समय नारा लगाया था ना, 1 रुपये 1 ईंट, कहाँ गए वो 1 ईंट और 1 रुपया? उसका हिसाब किताब तो दे दें। चंदा चोर पार्टी है, चंपतराय जी चंपत हो गए, जमीन का घोटाला कर दिया राम मंदिर के नाम पर। ये गले में पट्टा घेरते हैं, गुमराह करते हैं, चंदा चोरी करते हैं और दूसरे पर आरोप लगाते हैं। ये काम इनका है। और कृषि क्षेत्र में हमारी जो विडम्बना, जो हमारा जो दादरी का किसान था, जिसकी पुश्तैनी काश्तकारी यही थी, इससे हम लोग दूध का व्यवसाय करते थे, खेती का व्यवसाय करते थे, उससे हमारा रोजगार चलता था। इन लोगों ने जमीन अधिग्रहण करके, तमाम पार्टियों ने औद्योगिक के लिए इन्होंने जमीन अधिग्रहण की, उसका लैंड यूजेज करके कॉमर्शियल कराया और उसको औने पौने दामों में बिल्डरों को यहाँ पे बेच दिया। किसानों के लिए यहाँ कोई एग्रीकल्चर हब नहीं बनाया। बहुत ज़रूरत थी ट्रेनिंग हब की यहाँ पे। उन किसानों के लिए यहाँ पे एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल बननी, औद्योगिक बनना चाहिए था, इंडस्ट्रियल बनना चाहिए था, जिसमें हमको किसानों के लिए जो अब आज की डेट में जिनकी ज़मीन छीन ली गई है, उनको मुर्गी फार्म, दूध का प्लांट और आपका मत्स्य पालन, दुनिया भर के रोजगार पैदा हो सकते थे। आज मेरा घर घर का किसान, पूरे ज़िले का किसान दर दर ठोकर खा रहा है। इन्होंने वादा किया था अथॉरिटी में, उस समय बसपा की और बीजेपी की सरकार थी। ये कहा था जिन इस ज़िले में गौतम बुद्ध नगर में जिसकी ज़मीन जाएगी, उनको परिवार को योग्यता के अनुसार एक एक आदमी को नौकरी मिलेगी। कहाँ है नौकरी? क्यों नहीं करते नौकरी की बात? ये भगते क्यों इन मुद्दों से? बस ये भी धर्म हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, जो लोग बैठे जब हिंदू मुस्लिम की बात करें, तब इनसे रोजगार के बारे में पूछिए बीजेपी वालों से, तब इनसे महंगाई के बारे में क्वेश्चन करिए। इनका जबान बंद हो जाएगी, बोल नहीं पाएंगे, लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है, जो दादरी की समस्याएं थी, मैंने आपके समक्ष रखी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।